आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर स्वागत है। आज हम स्पेशल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय जिसका नाम है दिव्यांगता का परिचय, और हम इंग्लिश से परिचित हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, आज की यह जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो स्पेशल एजुकेटर बनने का सपना देख रहे हैं और यूपी SSSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम सिर्फ किताबों की परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि दिव्यांगता को देखने का सही नज़रिया क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने परीक्षा के लिए सभी ज़रूरी पॉइंट्स को और उनकी व्याख्या को शामिल किया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और कि ये जो हमारा एक दूसरा प्रैक्टिस सेट है, मतलब ये जो हम इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है, 25 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, तो इनको करने के बाद जो आपका फाइनल स्कोर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आपको किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी, जिसे हम मेंटल इलनेस बोलते हैं, तो मानसिक बीमारी और बौद्धिक अक्षमता के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो बताएंगे मुख्य अंतर क्या है। मानसिक बीमारी का इलाज संभव नहीं है। क्या कह रहा है कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव नहीं है, जबकि बौद्धिक अक्षमता ठीक हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि बौद्धिक अक्षमता आमतौर पर 18 वर्ष से पहले शुरू होती है और यह बुद्धि मतलब IQ से, IQ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे इंटेलिजेंस कोशिएंट होता है। ठीक है, तो बुद्धि से संबंधित है, जबकि मानसिक बीमारी जीवन में कभी भी हो सकती है और यह भावनाओं विचारों से संबंधित है। तीसरा कह रहा है कि दोनों बिल्कुल ही स्थिति के अलग अलग नाम हैं। चौथा कह रहा है कि मानसिक बीमारी केवल वयस्कों को होती है और बौद्धिक अक्षमता केवल बच्चों को होती है। जो सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाएंगे, खासकर वो लोग जिनका स्पेशलाइजेशन ID है। ID मतलब IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो वो बारीकी से इसका आंसर दे पाएंगे, वरना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी चैप्टर तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता आमतौर पर 18 वर्ष से पहले शुरू होती है और यह बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, जबकि मानसिक बीमारी जीवन में कभी भी हो सकती है और यह भावनाओं विचारों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद उसकी व्याख्या को भी शामिल किया है, आंसर के साथ उसका व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बौद्धिक अक्षमता आमतौर पर 18 वर्ष से पहले शुरू होती है और यह बुद्धि से संबंधित है, जबकि मानसिक बीमारी जीवन में कभी भी हो सकती है और यह भावनाओं और विचारों से संबंधित है। बौद्धिक अक्षमता को समझ लेते हैं कि बौद्धिक अक्षमता एक विकासात्मक स्थिति है। ये जो ID है, अब ID का नाम बदलकर IDD कर दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कर दिया गया है। ठीक है, जहाँ व्यक्ति की बुद्धिलब्धि मतलब IQ कम होता है। यह कोई बीमारी नहीं है जिसे दवा से ठीक किया जा सके। दूसरी ओर जो मानसिक बीमारी है, मतलब जो मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन हो गया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया हो गया, एक चिकित्सीय स्थिति है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है और इसका इलाज दवाओं और थेरेपी से संभव है। जैसे कभी कभी देखा होगा, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ें हमें आ भी रही होती हैं उसमें भी हम क्या करने लगते हैं, कोई ना कोई गलती करने लगते हैं। हम अगर जो ठीक से बात भी कर रहे हैं, तो अगर जो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो वहाँ पर भी हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं, हमारे मुंह से कोई ना कोई दूसरे वर्ड निकलने लगते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, मेंटल इलनेस हो जाती है। और इसको क्या किया जा सकता है, दवाइयों से क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RPWD एक्ट, कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिख के बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। तो RPWD एक्ट 2016 के तहत पार्किंसंस रोग को किस श्रेणी की दिव्यांगता माना गया है।
ऑप्शन ए है संवेदी दिव्यांगता, मतलब जिसे हम सेंसरी डिसेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा है तंत्रिका संबंधी क्रॉनिक स्थिति, मतलब क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। या तीसरा है रक्त विकार जिसे इंग्लिश में ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं। या फिर चौथा है विकासात्मक विकार जिसे हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो RPWD एक्ट है जिसमें ये क्या होता है, पार्किंसंस रोग है, इसको क्या किया गया है, तंत्रिका संबंधी क्रोनिक स्थिति बताया गया है। ठीक है, इस श्रेणी का क्या माना गया है, दिव्यांगता माना गया है, मतलब क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है। जो ये क्या होती है, जो पार्किंसंस रोग है यह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में माना गया है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में माना गया है। और इसमें क्या होता है, ये जो मुख्य रूप से व्यक्ति की शारीरिक गति, मतलब जो मूवमेंट होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, अगर जो कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो जो पार्किंसन रोग है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक विकार है। हाँ, याद रखेंगे क्या है, ये एक विकार है। क्या है, विकार है, डिसऑर्डर है, जो मुख्य रूप से व्यक्ति की शारीरिक गति मतलब मूवमेंट को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में हाथों पैरों का कांपना, ठीक है, मांसपेशियों में जकड़न और संतुलन बनाने में कठिनाई शामिल होती है। इसे RPWD अधिनियम में क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणितीय गणना मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है करने के लिए किस विशेष उपकरण का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बताएंगे किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ब्रेल स्लेट का किया जाता है, स्नेलन चार्ट का किया जाता है, टेलर फ्रेम का किया जाता है, या फिर व्हाइट क्रेन का किया जाता है। बताएंगे। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलर फ्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलर फ्रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या क्या कह रही है, जो टेलर फ्रेम होता है यह एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें तार के मतलब जो तारे होते हैं उसके आकार के छेद होते हैं, तारे के आकार के छेद होते हैं। इन छेदों में छोटे छोटे धातु या प्लास्टिक के टाइप्स फंसाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या फंसाए जाते हैं, टाइप फंसाए जाते हैं, और इन टाइप को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, उनको जोड़ घटाना गुणा भाग और यहाँ तक कि जो अलजेब्रिक पोर्शन होता है मतलब जो बीज गणित होती है भी स्पर्श के माध्यम से हम क्या कराते हैं, हल कराते हैं। तो क्या समझ में आया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेलर फ्रेम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणितीय गणना के लिए जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, बताएंगे ये क्या है। एक बीमारी है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, या फिर एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका तंत्र को मतलब जो नर्व फाइबर्स होते हैं कि सुरक्षात्मक परत को नष्ट कर देती है, या फिर एक प्रकार का रक्त कैंसर है, या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है। मतलब जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जिसमें क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका तंतुओं की सुरक्षात्मक जो परत होती है उसको नष्ट कर देती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या पर। कह रहे हैं कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब क्रोनिक वही जो तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है, जब नसों के ऊपर की जो सुरक्षात्मक परत होती है जिसे हम माइलिन बोलते हैं वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो मस्तिष्क और शरीर के काफ़ी बाकी हिस्सों के बीच जो संचार क्या होता है वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। मतलब जैसे हमारे हाथ में कोई चोट लग जाती है तो मस्तिष्क को कैसे इन्फॉर्म होता है, कैसे पता चलता है, तो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो DNA होता है उसमें क्या होती हैं,
आपने पढ़ा होगा एम मैसेंजर, ठीक है, मतलब डीएनए के बारे में पढ़ा होगा ना, एम आरएनए एम डीएनए ऐसे करके पढ़ा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मैसेंजर नाम की क्या होती हैं, हमारी जो तंत्रिकाएँ होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्रेन को हमारे इन्फॉर्म करने का काम करती हैं। तो उनके ऊपर की जो क्या होती है, आउटर लेयर होती है, जिसे हम माइलिन के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब जब वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो जो मस्तिष्क है और जो हमारे शरीर के बाकी हिस्से हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो बाधित हो जाता है। इससे व्यक्ति को चलने में कठिनाई हो जाती है और अत्यधिक थकान और दृष्टि संबंधी क्या हो जाती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, यह RPWD एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। अगर जो आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपको ये पता है, आप ये तो समझ में आ गया कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मतलब तंत्रिका संबंधी स्थिति है, समझ पा रहे हैं आप। अब इसमें क्या होता है, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, हाँ, आप एक जगह बैठे होते हैं और एक जगह बैठने के मतलब काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, और जब आप उठते हैं तो देखा होगा आपके पैर में या कभी कभी हाथ में भी ऐसा होता है कि वो पैर या हाथ क्या होने लगता है, उसमें चींटियाँ जैसी काटने लगती हैं, झंझनाहट जैसी होने लगती है। और यही सिचुएशन डॉक्टर तब क्रिएट करते हैं जब उनको कोई ना कोई ऑपरेशन करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर कोई भी संवेदना हमको फील नहीं होती है। डॉक्टर मतलब उसको क्या करके, जिसे हम सुन्न, मतलब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सुन्न पड़ गया है हमारा हाथ या पैर, तो वो कंडीशन वहाँ पर हो जाती है कि अगर जो वहाँ पर कोई चोट भी लग जाती है तो वो हमको चीज़ें मतलब महसूस नहीं होती, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि वो जो मैसेंजर वाली वेन्स होती हैं वो वहाँ पर क्या हो चुकी होती हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा सा उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो वहाँ पर वीक हो चुका होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठंडियों में अक्सर तो हम ऐसे ही फील करते हैं कि मतलब अगर जो हमें कोई चोट लग जाती है तो बहुत ही देर में पता चलता है कि अरे हमें चोट भी लग गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, SLD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो बोलेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है आमतौर पर कैसी होती है, याद रखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, SLD वाले जो बच्चे होते हैं उनकी क्या जो IQ पूछा जा रहा है आमतौर पर कैसी होती है, हमेशा औसत से कम होती है, मतलब 70 से नीचे होती है, औसत मतलब 70 या औसत से अधिक या 70 से ज़्यादा होती है, और हमेशा 140 से ऊपर होती है, मतलब जिसे हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, या फिर बौद्धिक अक्षमता के समान होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो बौद्धिक अक्षमता मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उन बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जो इन क्वेश्चन को सुनेंगे और आपको अगर जो आंसर पता होगा तब तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मगर आप इससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे, आप अपने पुराने नोट्स को उठाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं और इस डिसेबिलिटी से क्वेश्चन 25 पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा और 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औसत या औसत से अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखने से ही लग रहा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब किसी विशेष सब्जेक्ट में क्या होती है उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मतलब ये एक बहुत बड़ा मिथ है, भ्रम है कि जो SLD होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, आपने डिसकैल्कुलिया पढ़ा होगा, डिस्फेजिया पढ़ा होगा। ठीक है, अभी सब लोग यूपी टेट का पेपर दे के आए 2, 3, 4 को, उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया। ठीक, तो जो SLD वाले बच्चे होते हैं मंदबुद्धि होते हैं। वास्तव में सीखने की जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों का जो IQ होता है बिल्कुल सामान्य होता है, मतलब 90 से 110 के बीच में होता है। ये सामान्य कैटेगरी की बात है, या उससे अधिक होता है। उनकी जो समस्या
उनकी समस्या बुद्धि में नहीं बल्कि मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में होती है, जिससे उन्हें पढ़ने लिखने या गणित में क्या होती है, दिक्कत होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल हैं, उनको, हम में से ही बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम में से ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया उसमें भी वीक होते हैं, बाकी के अदर सब्जेक्ट जैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो मैथ से डरते हैं, मैथ का एक भी क्वेश्चन अगर जो देख लेते तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ से डर रहा है तो बाकी सब्जेक्ट में डर रहा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी की मैथ स्ट्रांग होती है, किसी का जीके स्ट्रांग होती है, किसी के इंग्लिश स्ट्रांग होती है, किसी की साइंस स्ट्रांग होती है, किसी के 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, मैथ स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं और इसे हम मानसिक मंदता नहीं बोल सकते। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोला गया है। तो जो इनकी बुद्धिलब्धि होती है वो औसत हो सकती है या फिर औसत से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधित लोगों का द्वारा उपयोग की जाने वाली सफ़ेद छड़ी मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? मतलब जो व्हाइट केन होती है वो किसका प्रतीक है? बुढ़ापे का, स्वतंत्रता और गतिशीलता का, चिकित्सा सहायता का या सरकारी नौकरी का? बताएंगे किसका प्रतीक होती है? क्या सरकारी नौकरी का होती है, या चिकित्सा सहायता का होती है, या स्वतंत्रता और गतिशीलता का होती है, या फिर बुढ़ापे का होती है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्वतंत्रता और गतिशीलता का होती है, क्योंकि जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो अपनी छड़ी के माध्यम से इंडिपेंडेंटली वो कहाँ चले जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो छड़ी, सफ़ेद छड़ी होती है, ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से चलने फिरने, मतलब मोबिलिटी और रास्तों की बाधाओं को पहचानने में मदद करती है। यह केवल एक उपकरण ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में जो दृष्टिबाधित हैं उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का सार्वभौमिक प्रतीक है, मतलब यूनिवर्सल सिंबल है। क्या है? यूनिवर्सल सिंबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया किस प्रकार का विकार है? जो थैलेसीमिया है यह किस प्रकार का विकार है? यह एक स्थिति है जिसमें हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं पाता है, यह एक मानसिक विकार है, या फिर यह एक तंत्रिका विकार है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या क्या कह रही है? व्याख्या कह रही है कि थैलेसीमिया एक जन्मजात रक्त विकार है। क्या है? जन्मजात रक्त विकार है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में वह प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। थैलेसीमिया के कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जो सामान्य के अकॉर्डिंग जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए, अगर उसमें थैलेसीमिया हो जाती है तो उसके कारण जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर एनीमिया, मतलब जिसमें खून की कमी हो जाती है। गंभीर रोगियों को जीवन भर नियमित रूप से ब्लड ट्रांसड्यूशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांग के लिए काम करने वाले पेशेवरों के, जिसे आचार संहिता, जिसे कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेशेवरों का वेतन बढ़ाना? बताएंगे पेशेवरों का वेतन बढ़ाना? कैसी बात कर रहे हैं भाई? केवल सरकारी नियम बनाना? अरे नहीं। विशेष स्कूलों का निर्माण करना? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दिव्यांगजनों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण की रक्षा करना तथा पेशेवर मानकों को बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याख्या पर आते हैं। तो व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी? क्योंकि एक जो विशेष शिक्षक या पुनर्वास जो पेशेवर के रूप में आरसीआई द्वारा एक कोड ऑफ एथिक्स निर्धारित किया गया है, जिसका मतलब है कि पेशेवर को हमेशा क्लाइंट, मतलब दिव्यांग व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। मतलब जो हमारे पेशेवर, उस पेशेवर का जो काम होता है उसका काम ये होता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी निजता, मतलब जो प्राइवेसी है उनकी,
उसका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग केवल उनके भले के लिए करना चाहिए। यही इसके क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिव्यांग के लिए काम करने वाले पेशेवरों के आचार संहिता मतलब कोड ऑफ एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण की रक्षा करना तथा पेशेवर मानकों को बनाए रखना। मतलब कहीं पर उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अधिकार नॉर्मल को मिल रहे हैं वो उनको ना मिले। तो इनका ये काम होता है कि दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने पाए। ठीक है, तो ये काम होता है पेशेवरों का, कोड ऑफ एथिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, और एकीकृत शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। समावेशी शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, नहीं। एकीकृत शिक्षा केवल कॉलेजों में होती है, बताएंगे क्या ये हो सकता है। कोई अंतर नहीं है, गलत बात है। समावेशी शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, नहीं। उसमें एक ही छत के नीचे, हाँ बताएंगे। एकीकृत शिक्षा केवल कॉलेजों में दी जाती है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर जो ये वाला ऑप्शन राइट हो तो फिर डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि एकीकृत शिक्षा में बच्चा सामान्य स्कूल में जाता है, आता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। समावेशी शिक्षा में स्कूल की पूरी व्यवस्था बच्चे की ज़रूरत के अनुसार बदल जाती है। क्या हो जाती है, ज़रूरत के अनुसार बदल जाती है। क्योंकि जो एकीकृत शिक्षा, हाँ व्याख्या पर आते हैं। एकीकृत शिक्षा मतलब जिसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसमें दिव्यांग बच्चे को सामान्य स्कूल में दाखिला तो मिल जाता है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि बच्चा खुद को स्कूल के माहौल के अनुकूल ढालेगा। जैसे अगर स्कूल में रैंप नहीं है तो बच्चा खुद संघर्ष करे। लेकिन समावेशी शिक्षा में स्कूल अपनी प्रणाली, पढ़ाने का तरीका, इमारत मतलब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, पाठ्यक्रम में बदलाव करता है ताकि हर बच्चा आसानी से सीख सके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंधता मतलब जिसे हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं को कानूनी रूप से RPWD एक्ट के तहत कैसे परिभाषित किया गया है। क्या जिसे चश्मा लगाने की ज़रूरत हो उसे, तो चश्मा तो आजकल हर कोई लगा रहा है, तो क्या उसे हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में परिभाषित करेंगे, तो नहीं। क्या सर्वोत्तम सुधार के बाद भी बेहतर आँख में दृष्टिशीलता मतलब विजुअल जो एक्विटी है 3/60 से कम होना, या दृष्टि से मतलब फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री से कम होना ये होगा, या जिसे रात में दिखाई ना दे दिन में दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। या जिसे रंगों की पहचान ना हो, दिखाई तो दे रहा है रंग की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। मगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सर्वोत्तम सुधार के बाद भी बेहतर आँख में जो विजुअल एक्विटी है, ये एक्टिविटी नहीं है, एक्विटी मतलब जो तीक्ष्णता है 3/60 से कम होना, या दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम होना, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या पर चलते हैं। यह अंधता की कानूनी चिकित्सीय परिभाषा है। ठीक है, यह एक चिकित्सीय परिभाषा है। जैसे क्या कह रहा है कि सर्वोत्तम सुधार का अर्थ है कि चश्मा या सर्जरी के बाद भी यदि व्यक्ति बेहतर आंख से मतलब जो स्नेलर चार्ट पर 3/60 की दूरी तक भी नहीं देख सकता, या उसकी दृष्टि का जो कोण है वो 10 डिग्री से कम हो गया हो, यानी साइड की चीज़ें नहीं दिख सकती हैं, केवल एक सक्रिय मतलब जैसे टनल सुरंग की बात की जा रही है की तरह देख सकता है, तो उसे पूर्ण दृष्टिबाधित माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग आवाज़ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट होते हैं और उनके लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे उनकी जो आवाज़ है उसको बढ़ाया जा सके, मतलब सुनने की आवाज़ को बढ़ाया जा सके, बताएंगे। क्या व्हील चेयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, या फिर हियरिंग एड हो जाएगा, या फिर
क्रचेस हो जाएगा या फिर ब्रेल डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो ब्रेल डिस्प्ले है वो किसके लिए होता है, वो वीआई जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हियरिंग एड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी व्याख्या की तरफ देख लेते हैं कि जो हियरिंग एड होता है ये एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जो हियरिंग एड है यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे कान के अंदर या पीछे पहना जाता है। बहुत से बच्चों को देखा होगा, यह आवाज़ को तेज मतलब एम्पलीफाई करता है, जिससे श्रवण बाधित व्यक्ति जिसे थोड़ी बहुत सुनने की क्षमता बची हो आवाज़ों को बेहतर तरीके से सुन और समझ सकता है। पूर्व बधिरता जैसे मतलब प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले मामले में कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण बधिरता मतलब जिसमें सुनने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही चली गई हो, उसमें कौन सी सर्जरी की जाती है, तो उसको याद रखेंगे कि कोक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकल सेल रोग शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बताएंगे किसको प्रभावित करता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को मतलब WBC को, या फिर न्यूरॉन्स को, या फिर RBC को, या फिर त्वचा को। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सिकल सेल रोग है ये किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारे लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो इसकी व्याख्या पर चलते हैं। जो यह सिकल सेल रोग है यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है। ये क्या है, एक आनुवांशिक रक्त विकार है। सामान्य तौर पर लाल रक्त कोशिकाएं मतलब जिन्हें हम RBC बोलते हैं गोल और लचीली होती हैं, जिससे वे रक्त वाहिकाओं में आसानी से बहती हैं। लेकिन सिकल सेल रोग में ये कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी और हंसिए के आकार की हो जाती हैं। इससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है, जिससे गंभीर दर्द और अंगों को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका जो मतलब इसकी जो जैसे ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इस तरीके की होती हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखने को मिलती हैं ये, मगर यहाँ कैसी हो जाती हैं, ये इस तरीके की हो जाती हैं, हंसिए की आकार की। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में रुकावट आती है और गंभीर पेन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकासात्मक देरी क्या है, विकासात्मक देरी क्या है। क्या जब बच्चा स्कूल जाने से मना कर दे, तो ये तो अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजते हैं और बच्चा किन्हीं कारणोंवश मना ही कर देता है। कभी कभी तो बच्चे बहाना भी बना लेते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या ये इसका आंसर होगा, तो जाहिर सी बात है ये आंसर नहीं होगा। जब बच्चा अपेक्षित आयु मतलब जो एक उम्र निर्धारित होती है कि इस उम्र में बच्चे को बोलना चाहिए, इस उम्र में बच्चे को खड़े होकर चलना चाहिए, इस उम्र में बच्चे को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, इस उम्र में बच्चा हर एक एक्टिविटी करना चाहिए, इस उम्र में बच्चे को इतने वर्ड्स बोलने चाहिए। जब इन सब चीज़ों में कठिनाई देखी जाती है और इन सब चीज़ों में देरी देखी जाती है कि ये चीज़ें इस उम्र में बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंटल डिले होता है, विकासात्मक देरी होती है। अच्छा, जब बच्चे की ऊंचाई ना बढ़े, तो ऐसे तो बहुत से हैं कि मतलब बच्चे की ऊंचाई मतलब ये कोई मेन कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की हाइट मीडियम होती है, कुछ लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। मगर बहुत ज़्यादा कम एक उसका भी क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर जो इतनी हाइट है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, इस डिसेबिलिटी के अंदर रखेंगे, उसके ये कॉजेज हो सकते हैं। मगर ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ये इस कैटेगरी में आएंगे। चौथा कह रहा है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती हो। अरे ये कैसे हो सकता है, शरारती है तो क्या विकासात्मक देरी है, नहीं, वो तो उसमें बिहेवियरल इशू हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब बच्चा अपेक्षित आयु के मील के पत्थर जैसे बोलना, चलना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया
तक पहुंचने में विफल रहता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंटल डिले होता है। विकास के मील के पत्थर में वे कौशल, हाँ, जो पत्थर हैं वे कौशल होते हैं जो बच्चे एक निश्चित उम्र तक सीख लेते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा आमतौर पर चलने लगता है, ये फैक्ट याद रखेंगे। 2 साल का बच्चा छोटे वाक्य बोलने लगता है। जब कोई बच्चा इन कौशलों में अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत देर से सीखता है तो उसे विकासात्मक देरी मतलब डेवलपमेंटल डिले कहा जाता है। या भाषा, मोटर कौशल या सामाजिक कौशल किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एएचडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएचडी, तो बोलेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो एएचडी वाले बच्चों में इकोलेलिया से क्या तात्पर्य है बताएंगे। बिना रुके दौड़ना, सुनी हुई बातों या शब्दों को बार बार ज्यों का त्यों दोहराना, या रंगों को ना पहचान पाना, या दूसरे को काटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सुनी हुई बातों या शब्दों को बार बार ज्यों का त्यों दोहराना हो जाएगा। जो इकोलेलिया शब्द है इसका तात्पर्य यही है कि बच्चा क्या करता है, सुनी हुई बातों को बार बार दोहराता है। जैसे मैंने बोला कि बैठो तो बच्चा बोलेगा बैठो, फिर बोलोगे तुम बैठो तो वो भी बोलेगा तुम बैठो तुम बैठो। ठीक है, तो वो बार बार इन वर्ड्स को दोहराता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो इकोलेलिया शब्द है ये ऑटिज्म वाले बच्चों के संचार से मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ी एक आम स्थिति है। ठीक है, इको का अर्थ होता है गूंज, जिसे इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इससे बच्चा दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों या टीवी के किसी डायलॉग को ठीक वैसे ही दोहराता है। जैसे यदि आप पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है तो बच्चा जवाब देने के बजाय वो भी पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, यही दोहराएगा। तो हम कहेंगे कि उस बच्चे को क्या हो मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में मतलब कौन सी एक तरीके से स्थिति वहाँ पर क्रिएट हुई है तो वो इकोलेलिया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको किस में देखने को मिलती है, इकोलेलिया में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों मतलब CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष मतलब जिसे रिसोर्स रूम बोलते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या बच्चों को सजा देने के लिए हम बच्चे को सजा देने के लिए कमरा बनाएंगे बताएंगे, या शिक्षकों के आराम करने का कमरा उसे रिसोर्स रूम बोलेंगे, या इस एक विशेष कक्षा जहां विशेष शिक्षक द्वारा दिव्यांग छात्रों को व्यक्तिगत सहायता दी जाती है, या फिर और शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है मतलब जिसे हम रेमेडियल सपोर्ट बोलते हैं, या चौथा है स्कूल का खेल मैदान। रूम है तो खेल मैदान कैसे हो जाएगा, कमरा सजा देने के लिए बिल्कुल नहीं, शिक्षकों के आराम करने का कमरा बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ये एक विशेष कक्षा होती है जहाँ विशेष शिक्षक द्वारा दिव्यांग छात्रों को व्यक्तिगत सहायता और शिक्षण सामग्री की सहायता दी जाती है। व्याख्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि समावेशी स्कूलों में एक रिसोर्स रूम होता है मतलब जो स्पेशल जो कौन से इंक्लूसिव स्कूल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक रिसोर्स रूम होता है। यहाँ ऐसे उपकरण जैसे ब्रेल, किताबें, फ्लैश कार्ड, हियरिंग टूल्स रखे जाते हैं, आदि उपकरण रखे जाते हैं जो दिव्यांग बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। सामान्य कक्षा के अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिन के कुछ समय के लिए इस कमरे में आते हैं जहां एक विशेष शिक्षक मतलब स्पेशल एजुकेटर जैसे कि आप सभी लोग उनकी विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति मतलब जो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन से RPWD अधिनियम के तहत क्या तात्पर्य है।
कि एक व्यक्ति जिसे कुष्ठ रोग हो, वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन बीमारी के कारण उनके हाथों, पैरों या आँखों में कोई शारीरिक प्रवृत्ति आ गई है। तीसरा कह रहा है कि वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग का इलाज कर रहा हो, या फिर चौथा वह व्यक्ति जिसे त्वचा की कोई एलर्जी हो। तो बताएंगे उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमको पढ़ने से ही लग रहा है, हिंदी वाले पढ़ेंगे कि रोग मुक्त, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कुष्ठ रोग हो मुक्त हो चुका है। क्योर्ड पर्सन मतलब क्योर किया जा चुका है। अब वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग का इलाज कर रहा हो, तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्योर्ड किया जा चुका, वह व्यक्ति जिसे कोई एलर्जी हो गई हो, तो ये भी नहीं। वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया हो लेकिन बीमारी के चलते उसके हाथों, पैरों या आँखों में कोई शारीरिक प्रवृत्ति आ गई हो, तो हम बोलेंगे कि यह, हाँ, इसका जो मीनिंग हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जो कुष्ठ रोग है एक जीवाणु संक्रमण रोग है। ये क्या है? एक जीवाणु संक्रमण रोग है जिसका पूरी तरह से इलाज संभव है एमडीटी के द्वारा। कल इसका फुल फॉर्म बताएंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमटीडी, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। लेकिन यदि इलाज में देरी हो तो यह तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उंगलियों का मुड़ जाना या सुन्न पड़ जाना जैसी स्थायी शारीरिक विकृतियां आ जाती हैं। जब व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाता है लेकिन यह विकृति रह जाती है, मतलब डिफॉर्मिटी रह जाती है, तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति के रूप में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ चुका है। बताएंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक एक क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। क्योंकि मैं एक रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप उसका जवाब दे पा रहे हैं, तो इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर जो नहीं दे पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है और आपको ये छोटे क्वेश्चंस नहीं पता, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में अभी कमी रह चुकी है। ठीक है, और हाँ, आप वो पोर्टल ओपन हो चुका है। आप अपनी, जो लोग इस परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, तो फीस सबमिशन होना शुरू हो चुका है और आप अपनी फ़ीस परीक्षा से पहले सबमिट कर दें, जिससे आपको लास्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी जो लोअर पीसीएस का फॉर्म भरने में लोगों को दिक्कत आ रही थी कि वेबसाइट ही ठीक से नहीं चल रही थी, तो ऐसे इसमें इतने लोग तो नहीं हैं कि हाँ और वेबसाइट ही क्रैश हो जाए। तो लगभग 15 या 1600 लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनको फ़ीस सबमिशन करना है। तो आप समय रहते हुए आप क्या कर दें, फ़ीस को सबमिट कर दें और अपनी तैयारी में पुनः लग जाएं। ठीक है, जिससे अंत में कोई टेंशन ना रहे। ठीक, तो इसमें बताएंगे कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जिसका जो उद्देश्य था इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट मतलब अधिकारों की सुरक्षा करना, और फुल पार्टिसिपेशन पूर्ण सहभागिता। ठीक है, जो 1995 में केवल 7 दिव्यांगताओं को, कितने 7 दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई थी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और पूछ रहा हूँ, 1992 में जो एक्ट आया था उसमें कितनी डिसेबिलिटी थी? कितनी डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था और वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी थी? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देंगे। भले ही गूगल से सर्च करके दीजिएगा, भले ही बुक से देख कर दीजिएगा, मगर उसका जवाब आपको जरूर देना है। तो 7 कौन कौन सी थी? ब्लाइंडनेस, लो विजन, पहली कौन सी हो गई? ब्लाइंडनेस। दूसरी कौन सी हो गई? लो विजन। तीसरी लेप्रोसी, मतलब जैसे क्योर्ड मतलब जैसे कुष्ठ रोग मुक्त। तीसरा, चौथा कौन सा था? हियरिंग इम्पेयर्ड।
पांचवा लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसे एलडी बोलते हैं, ठीक है। फिर मेंटल रिटार्डेशन जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, हाँ किस नाम से अब हम जानते हैं, तो इसे मेंटल आईडी के नाम से जानते हैं। मतलब हम मेंटल रिटार्डेशन की जगह पे हम आईडीडी का इस्तेमाल अब तो हम कर रहे हैं, वर्ड बोला जा रहा है कि मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये हमारी छठी डिसेबिलिटी हो गई। सातवीं मानसिक बीमारी मतलब मेंटल इलनेस, हाँ तो ये क्या हो गई, हमारी 7 डिसेबिलिटी थी जिन्हें 1995 में इन दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई थी। लेकिन RPWD एक्ट 2000 जो 16 में आया, इसमें कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया, 21 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। अब मैंने इसका आंसर बता दिया, तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे, मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप बोल भी सकते हैं कुछ दिनों में, मगर जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने हाथों से टाइप करके लिखेंगे, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट आपके माइंड पे डालेगा, ठीक है, जिससे आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेल लिपि को पढ़ने का सही तरीका क्या है, आँखों से देखकर, उंगलियों के पैरों से स्पर्श करके, मशीनों द्वारा या कान से सुनकर, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बताएंगे। आँखों से देखकर या उंगलियों के पोरों मतलब जो टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स होती हैं, उनसे स्पर्श करके, या मशीनों द्वारा, या फिर कान से सुनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ लोग MD से होंगे, कुछ लोग IDD से होंगे, कुछ लोग HI से होंगे, कुछ लोग VI से होंगे, कुछ लोग ASD से होंगे, जो लोग इस फॉर्म को फिल किए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप IDD से हैं तो आपको VI का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप MD से हैं तो आपको VI से देखने का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हर एक के सब्जेक्ट में सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट ज़रूर ऐड हुआ है। तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हमें पढ़ाया ही यही जाता है, हम पढ़ते ही हैं यही हैं कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं, डिसेबिलिटी के कारण कौन से होते हैं, ठीक है, उनका निवारण कैसे किया जाता है, कैसे पहचान करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में सिखाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या कह रहा है कि ब्रेल एक टेक्टाइल, स्पर्शनीय जिसे बोलते हैं, स्पर्श किया जा सके लिपि है। दृष्टिबाधित व्यक्ति मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं जैसे डॉट्स पर आधारित उंगलियों के पोर, विशेष रूप से तर्जनी इंडेक्स फिंगर को हल्के से फेर कर अक्षरों को महसूस करते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि एसिड अटैक पीड़ित मतलब जो एसिड अटैक विक्टिम्स जो डिसेबिलिटी है को RPWD एक्ट 2016 के तहत दिव्यांगता किस श्रेणी में क्यों शामिल किया गया है, मतलब किस श्रेणी में क्यों शामिल किया गया, बताएंगे। क्योंकि इससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, क्योंकि तेजाब के हमले से व्यक्ति के शरीर चेहरे पर गंभीर स्थायी विकृति आ जाती है जो शारीरिक सीमाओं और सामाजिक भेदभाव का कारक बनती है, क्योंकि यह एक जन्मजात बीमारी है, क्योंकि इससे सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चंस को? अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको, जैसे रीइंफोर्समेंट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप एक स्पेशल बच्चे को पढ़ाते हैं, आप एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ पर बच्चे से अगर जो आप कोई वांछित कार्य करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, आप कोई ना कोई उसे रीइंफोर्समेंट देने की बात करते हैं कि अगर जो ये काम करोगे तो हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, हम तुम्हें ये चीज़ देंगे। तो आपको यहाँ पर देना कुछ नहीं है, बस आपको अपना एक सपोर्ट देना है, ठीक है, आपको सिर्फ और एक सपोर्ट देना है, वो भी किस तरीके से, डिजिटल फॉर्म में। आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, जिससे आप जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ, ठीक है। पेपर को पास करना ये तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर है कि कौन कितना अच्छे से तैयारी कर पा रहा है, कौन परीक्षाओं को मतलब उसके बेस पॉइंट तक जाकर परीक्षा को समझ पा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं आपको तैयारी करा ही रहा हूँ। स्पेशल एजुकेशन का ही सिर्फ मैं क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा, आप जिस सब्जेक्ट का आप यूपी जीके का बताएंगे मैं यूपी जीके के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आप कंप्यूटर के क्वेश्चन बताएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर के भी लेके आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा। आपके पास जो भी 5-6 दिन का समय बचा है उसमें बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने की मैं कोशिश करूँगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वरना ये सीरीज़ तो आपको चल ही रही है और एक से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसकी व्याख्या सुनते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि मतलब जो एसिड अटैक पीड़ित को समाज में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ठीक है, और गंभीर जलने के कारण उनके अंगों की जो कार्यक्षमता होती है जैसे आंखें, हाथ, ठीक है, भी स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं, मतलब उनमें भी कोई ना कोई क्षति देखने को मिल सकती है। उन्हें मुख्य धारा मतलब जिसे समाज की मेन स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसमें वापस लाने, पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन और रोजगार में समान अवसर मतलब जिसे हम रिजर्वेशन बोलते हैं देने के लिए 2016 के नए अधिनियम में इसे पहली बार दिव्यांगता माना गया है कि इनको भी मतलब जो लोग इनसे क्या मतलब जैसे हम लोग क्या करते थे, अब थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट समझ लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन जब शुरुआत में इन्हें क्या बोला जाता था, मतलब कोई भी हमारा दिव्यांग स्टूडेंट है उसके लिए मतलब पहले के लोग क्या बोलते थे कि अरे ये तो बुरी आत्माओं का प्रकोप है, इनके पुराने कर्मों का फल है, ऐसे लोग इनको आइडेंटिफाई करते थे, इस तरीके से इनको बोला जाता था, जो कि ऐसा नहीं है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम इसको अपने पुराने कर्मों से जोड़ दें। हाँ, वो एक धार्मिक प्रकृति अलग है, मगर ऐसा नहीं है कि हम इनको ऐसे टैग दे दें, नहीं, जो कि सरासर गलत है। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे लोग जागरूक होते गए, धीरे धीरे इस फील्ड में लोगों की रुचि बढ़ने लगी, लोगों ने स्कूल खोलने शुरू कर दिए कि नहीं, ये बुरी आत्माओं का प्रकोप तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी बहुत समय पहले, मतलब जो एक मैं हिस्ट्री पूरी बताऊंगा, क्योंकि एक उस समय क्या हुआ करते थे, मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, वो एक आम इंसान हुआ करते थे, आम इंसान हुआ करते, एक राजा के यहाँ नौकर हुआ करते थे। उन्होंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया था और उसी राजा के जितनी भी संतानें थी उनको किसी न किसी प्रकार की क्या हुआ करती थी, दिव्यांगता हुआ करती थी। अब उन्होंने उन पर काम करना शुरू किया जब राजा की डेथ हो गई, बच्चों में सुधार होना शुरू हो गया, तब से क्या माना जाता है कि इनको मतलब उन्होंने क्या किया, इस फील्ड में काम करना शुरू किया और नई नई शिक्षण तकनीकियाँ उसमें ऐड करना शुरू की गई, ठीक है। तो इधर टाइम को ना गंवाते हुए इसकी व्याख्या मैं एक नई वीडियो में करने वाला हूं, जिसमें आप स्पेशल एजुकेशन की जो बेसिक पॉइंट है उसको आप समझ पाएंगे। अब उसको समझने के लिए आपको तब तक मतलब आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ, वो वीडियो जल्दी ही आने वाली है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, उन्हें मुख्य मतलब वापस लाने के लिए, पुनर्वास, रोजगार में समान अवसर देने के लिए 2016 में नए अधिनियम में इसे पहली बार क्या किया गया, दिव्यांगता माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रवण बाधितों मतलब जिसे हियरिंग इम्पेयर्ड बोला जाता है को पढ़ाते समय शिक्षक को कक्षा में कहाँ खड़ा होना चाहिए, कक्षा के सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए, खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए, या ऐसी जगह जहां शिक्षक का चेहरा अच्छी रोशनी में हो और छात्र उसे स्पष्ट रूप से लिप रीडिंग कर सकें, हमेशा श्याम पट्ट की ओर मुंह करके। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब इसमें क्या होता है, बच्चों को सुनने संबंधी दिक्कत होती है,
तो बच्चा अगर जो सुन नहीं पा रहा है तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करेगा, लिप रीडिंग करके सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर, कक्षा के पीछे नहीं तो बच्चे देखेंगे कैसे, खिड़की की तरफ मुँह करके तो बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे से समझेंगे, हमेशा श्याम पट्ट पर अरे लिखते ही रहोगे तो बच्चा कैसे समझ पाएगा कि ये क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि बच्चा तो सुन ही नहीं पा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक ऐसी जगह जहाँ शिक्षक का चेहरा अच्छी रोशनी में हो और छात्र उसे स्पष्ट रूप से लिप रीडिंग कर सकें। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? व्याख्या देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चे संवाद समझने के लिए, मतलब जो कम्युनिकेशन है, जो वहाँ पर व्याख्या की जा रही है, जो टीचर बोल रहा है उसको समझने के लिए काफ़ी हद तक होंठों की बनावट और चेहरे के भावों पर निर्भर करता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ओ कैसे बोला जाता है, आ कैसे बोला जाता है। ठीक है, ओ को बोलने पर हमारे जो लिप है वो सर्कल वृत्तानुमाकार हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, जो खासकर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो लिप रीडिंग करते हैं कि टीचर एक्चुअल में बोल क्या रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर खुश है या फिर थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं टीचर। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है जिससे वो उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक को बोलते समय हमेशा छात्रों की ओर चेहरा रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कमरे में रोशनी ठीक हो, शिक्षक के पीछे ना आ रही हो, अन्यथा चेहरा अंधेरे में नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब अंधेरा है तो टीचर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है बच्चे ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाक और भाषा अक्षमता, मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है, डिसऑर्डर है, में मुख्य रूप से क्या समस्या होती है। मतलब वाक मतलब स्पीच, भाषा क्षमता मतलब भाषा को समझने की क्षमता। व्यक्ति देख नहीं पाता है, व्यक्ति देख नहीं पाता है तो VI, व्यक्ति देख नहीं पाता है तो कौन सी कैटेगरी, VI से ग्रसित है बच्चा। व्यक्ति को चलने में दिक्कत है, LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। व्यक्ति को आवाज़ उत्पन्न करने मतलब स्पीच प्रॉब्लम, जैसे हकलाना या भाषा को समझने, ठीक है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी में स्थायी कठिनाई होती है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, कौन सी समस्या हो जाएगी, वो वाक और भाषा क्षमता हो जाएगी। व्यक्ति को गणित समझने में मतलब समझ नहीं आता है तो क्या हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन या गणित समझने में तो डिसकैलकुलिया। ठीक है, वो गणित समझने में दिक्कत नहीं, वो कैलकुलेशन में, तो वो वहाँ पर डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, तो व्याख्या पर चलते हैं कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। वॉक का अर्थ है आवाज़ निकालना, स्पीच का मतलब आवाज़ निकालना, और शब्दों का उच्चारण करना, जैसे हकलाना, तुतलाना, आवाज़ का बिल्कुल ना निकलना। भाषा का अर्थ है शब्दों का अर्थ समझना और वाक्यों का निर्माण करना। यह स्थिति मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल कारणों जैसे अफेजिया, बोलने संबंधी दिक्कत, शारीरिक कारणों जैसे कटे हुए होंठ हो सकते हैं, जिसे RPWD एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी को किस अधिनियम के तहत दिव्यांगताओं की कैटेगरी में शामिल किया गया, ये याद करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे जिससे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को देखना ही ज़रूरी नहीं, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, उसके पीछे का मीनिंग बताता चल रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन केवल 20 मिनट के भी नहीं है, मैं आंसर बताता चलूँ। अगर जो आप सिर्फ और सिर्फ आंसर्स ही सुनना चाह रहे हैं तो मैं वो भी बताता चलूँगा। ठीक है, तब ये वीडियो और छोटी हो जाएगी। आप एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं, अभी ये जो क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड बन सकते हैं उसमें सहायता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता, इस क्वेश्चन मतलब इस डिसेबिलिटी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षा रणनीति कौन सी है? रोट लर्निंग पहले ही काटो। पेडागोजी हमें कहीं भी रोट लर्निंग की बात करने नहीं देता। लंबी लंबी लिखित परीक्षाएं बिल्कुल नहीं। बहुसंवेदी दृष्टिकोण,
जिसे हम VAKT मतलब मल्टीपल सेंसरी अप्रोच, जिसे VAKT के नाम से जाना जाता है, ये एक अप्रोच है, ये एक शिक्षण विधि है का उपयोग किया जाता है। या बच्चों को स्कूल से निकाल देना तो बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए और क्वेश्चन आंसर को कट कर दीजिए। इस तरीके की जब आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी तब आप क्वेश्चंस को आसानी से तोड़ पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बहुसंवेदी दृष्टिकोण, मल्टीपल सेंसरी अप्रोच जिसे हम VAKT के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है SLD के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो व्याख्या पर चलते हैं कि जो SLD वाले बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो VAKT, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक और T फॉर टेक्टाइल। विजुअल मतलब चित्र दिखाकर हम बच्चे को सिखाते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, किसी भी सेंटर पर, किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट पर काम कर रहे होंगे, सेशन लेकर काम कर रहे होंगे, किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे जो कि जो अभी आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही हैं। किसी न किसी तरीके से आप बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपके पास फ्लैश कार्ड होता है जिसके थ्रू बच्चे से आप आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि बच्चा उस फ्लैश कार्ड में छपी हुई आकृति को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो विजुअल। ऑडिटरी, बोलकर, पहले आपने चित्र दिखाया, चित्र नहीं समझ पाया तो आपने उसको एक हिंट दी कि भौं भौं कौन करता है, तो वो तुरंत बोलेगा। अगर जो बच्चे को थोड़ा सा भी समझ आ रहा होगा और उसने इससे पहले चीज़ों को देख रखा होगा और ऑब्जर्व कर रखा होगा तो तुरंत बोलेगा कि डॉगी करता है। ऑडिटरी आपने वहाँ पर क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक है, फिर काइनेस्थेटिक मतलब शरीर की गति से सिखाना, शरीर की गति से सिखाना, तो ये काइनेस्थेटिक में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। फिर क्या करें, टेक्टाइल, स्पर्शनी, छूकर, जैसे रेत पर अक्षर बनाना। ठीक है, खासकर सेंसरी इशू वाले बच्चों के लिए करते हैं सिखाना। जब कई इंद्रियों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो मस्तिष्क हमारी जानकारी को बेहतर ढंग से प्रोसेस करता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन याद करने के लिए दे दिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो उसको याद करने में आपको कठिनाई होगी, मगर आपको अभी 2.5 घंटे की मूवी याद दिखा दी जाए तो आप तुरंत याद कर ले जाते हैं। क्यों कर ले जाते हैं ऐसा? क्योंकि वहाँ पर हमको विजुअल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ऑडिटरी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वहाँ पर गतिज काइनेस्थेटिक मतलब वहाँ पर आप तो बिल्कुल शांत बैठ रहे होते हैं, मगर जो मूवीज़ में है उसमें तो मूवमेंट होता है ना, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं ना, तो वहाँ पर उन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र मतलब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, बताएंगे? स्कूल के प्रिंसिपल के पास, ग्राम प्रधान के पास, RCI के पास, सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड CMO द्वारा गठित के पास। आप जब अपना कोर्स कर रहे होंगे तो लास्ट सेमेस्टर में आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है जिसे आप CBR के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जिसमें क्या होता है, आप गांव में जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी मानते हैं कि ये डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर आ चुकी है, हम इसे क्योर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम उनको जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि हम बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको यहाँ डायग्नोस कराने के लिए जाना होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा अगर जो बच्चा छोटा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बनेंगी कहाँ, ये सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेगा, तो इससे रिलेटेड हम उनको जानकारी देते हैं। अगर जो आपने रेगुलर किया है तो आपको ये सारी जानकारी होगी और आप उनको क्या करेंगे, गाइड कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, ये कौन बनाता है, तो CMO ऑफिस में बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो दिव्यांगता की पहचान और उसका प्रतिशत निर्धारित करने का कानूनी अधिकार केवल स्वास्थ्य विभाग के पास होता है। इसके लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें संबंधित बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर, जैसे आँख के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक होते हैं, यही
बोर्ड जांच के बाद प्रमाण पत्र UDID कार्ड के रूप में जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिभावक शिक्षक संघ मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA जिसे कि बोला जाता है का विशेष शिक्षा में महत्व क्या है? इसका कोई महत्व नहीं है, पहले ही काटो। क्यों महत्व नहीं है? हर एक चीज़ का महत्व है स्पेशल एजुकेशन में। यह केवल स्कूल की फीस वसूल गलत बात है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे की शैक्षिक प्रगति और घर पर उसके व्यवहार के बारे में माता पिता और शिक्षक के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन बना। पेरेंट टीचर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पर टीचर क्या एक्टिविटी करा रहा है स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स क्या एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चे के साथ, यहाँ पर दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे ही वो ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले मतलब जो भी स्पेशल एजुकेशन मतलब स्पेशल टीचर से रिलेटेड परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। यह शिक्षकों की छुट्टियाँ तय करता है। आप ऐसे ही इनको एलिमिनेट कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका शिक्षकों से अधिक होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय बच्चे के साथ बच्चे के माता पिता व्यतीत करते हैं। आपने IEP का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म बताएंगे इसका, कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताएंगे। IEP इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कल मैं इसको फिर से पूछूंगा। व्यक्तिगत शिक्षा, और ये एक चैलेंज की तरीके से आपको लेना है। किसने की थी, कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ज़रूरी है कि कौशल बच्चा स्कूल में सीख रहा है, माता पिता घर पर भी उसका अभ्यास कराएं। PTA इसी सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। वीडियो भले ही बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गई है, मगर आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर देना है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों का आइडिया आपको लग चुका होगा। तो किसी दिव्यांग बच्चे के मूल्यांकन में निदानात्मक मूल्यांकन मतलब जिसे हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं का उद्देश्य क्या है? बच्चे को फेल करना, कट। बच्चे को कक्षा में प्रथम घोषित करना, कट। शिक्षा का मूल्यांकन करना या बच्चे की विशिष्ट सीखने की कठिनाई के मूल कारणों की पहचान करना। शिक्षक का मूल्यांकन करेंगे हम, दिव्यांग बच्चे के मूल्यांकन में निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस करना है हमको। अगर जो कोई भी जांच करवानी होती है तो कहाँ जाते हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं डायग्नोस करवाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याख्या पर आ जाते हैं। डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करता है, वैसे ही शिक्षक निदानात्मक मूल्यांकन करने के लिए क्या करता है? डायग्नोस करता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चा कहाँ और क्यों गलती कर रहा है। जैसे क्या उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो पढ़ने संबंधी दिक्कत आ रही है तो कौन सी बीमारी होती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि वह बी को डी में कंफ्यूज रहता है, इसके आधार पर ही शिक्षक अपनी उपचारात्मक शिक्षक मतलब रेमेडियल टीचिंग की योजना बनाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं उनका सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, और अगर जो इसमें से कोई भी क्वेश्चंस मतलब आपको जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगता है इसमें 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं तो आप कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो साथियों 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका स्कोर क्या रहा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज के सेशन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि दिव्यांगता के परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के ये कॉन्सेप्ट अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज हमने जो भी पढ़ा उसे एक बार अपने नोट्स में ज़रूर दोहरा लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी अपडेट देना चाहता हूँ।
मैं अभी जो विशेष शिक्षा का इतिहास, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाली जो क्लास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हिस्ट्री पूरी बताने वाला हूँ, उस पर अभी काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे ही वो चीज़ें कन्फर्म क्लियर हो जाती हैं, आज या फिर कल, ठीक है, क्योंकि यह हमारे सिलेबस का सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे बिना समझे आगे की चीज़ें समझना मुश्किल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यह जो क्लास है आज या कल मेरे चैनल पर, जो कि सौरवेद ऑफिशियल है, इस पर अपलोड हो जाएगी। उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल इसी क्लास में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अपनी तैयारी जारी रखें, अपना ख्याल रखें और सीखते रहें सौरवेद ऑफिशियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।